Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is biomolecules. बच्चे हम बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स पे जाने से पहले डिटेल में मैं एक टर्म बात बोलता हूँ, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल कंपोजिशन चेक करते हैं, दूसरा हम उनकी केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं, दूसरा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को चेक करते हैं। तो हम कहते हैं द मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज द बायोमॉलिक्यूल। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो वो वाले मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, दो आर कॉल्ड एज द बायोमॉलिक्यूल। क्लियर? अब इसको देखते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इतने रीजन को। बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। और वजह सेलुलर रेस्पिरेशन क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड करके ग्लूकोज को ब्रेक कर देना, दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। और याद रखिए कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है एटीपी प्रोड्यूस होता है, साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, प्लस एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? मोलेकुलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। दिस चैप्टर डिग्स इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द बायोमोलिक्यूल। इस चैप्टर में हम बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। The molecules produced by organisms are called biomolecules or biological molecules. These they include carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. ये वाले सारे के सारे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, लिपिड आ जाएंगे और न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि और मॉलिक्यूल्स नहीं है, और भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाले हैं। क्लियर? दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज एंड कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा याद रखिए क्या, इनके सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। एग्जाम्पल देख बता देता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें अगर आप ग्लूकोज की बात करोगे तो बच्चे वो स्मॉल मॉलिक्यूल है, लेकिन उसी में अगर आप ग्लाइकोजन की बात करोगे या आप बात कर लोगे उसकी स्टार्च की बात कर लोगे तो वो लार्ज मॉलिक्यूल है। क्लियर? बायोमॉलिक्यूल्स प्ले क्रूशियल रोल्स इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स। द फॉलोइंग टेबल मेंशंस इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। अब बायोमॉलिक्यूल्स का टेबल हम देखते हैं, उनके फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट। लोकेशन इन द सेल, सेल के अंदर किस लोकेशन में, साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन में। मेन फंक्शन बच्चे उनका एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो ग्लूकोज है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे बिहेव करता है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, एनर्जी ली जाती है। ओके, एक्ट एज एनर्जी स्टोर मॉलिक्यूल। ये बेसिकली बात कर रहा है ग्लाइकोजन की और स्टार्च की, उनको ब्रेक करके वो स्टोर कर दी जाती है एनर्जी उनके अंदर। और ये भी एक बात याद रखिएगा, जब हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हम उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। क्लियर? और प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। एनीवेज नेक्स्ट, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बच्चे जो लोकेशन है उनकी सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी एप्परेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर उनके मेन फंक्शंस की बात कर जाए, मैनी प्रोटीन्स एक्ट एंजाइम। बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम के तौर पर बिहेव करते हैं। सम हार्मोन्स प्रोटीन्स, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर है। ओके नेक्स्ट, मेक मेम्ब्रेन्स एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर्स इन सेल। अगर आपको याद हो ना, जो हम सेल की बात करते हैं ना, सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल सरफेस मेम्ब्रेन कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो। अगर उसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज अ प्रोटीन, अदर इज फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो मैं पहली बात बोल रहा हूँ प्रोटीन, तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। कंट्रोल इन सेलुलर ट्रैफिक, सेल की ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ओके, एक्ट एज एनर्जी स्टोर मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो लिपिड्स की फॉर्म में भी स्टोर होती है। एक्ट एज हीट इंसुलेटर, और जो आपकी स्किन के नीचे फैटी लेयर होती है वो हीट इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करती है। ओके, मेक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहा था मैंने कहा था फास्फोलिपिड बाइलेयर, तो मीन वो लिपट दो साथ प्रोटीन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे डीएनए की। डीएनए जो है न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड। एज यू नो प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हाँ उनमें डीएनए तो होता है, लेकिन डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ओके, डीएनए क्या करता है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म।
ये न्यूक्लियस में भी होता है राइबोसोम। अगर आपको पता हो बच्चे, राइबोसोम की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं जो राइबोसोम है उसकी कंपोजिशन दो चीज़ों से, एक आरएनए से, राइबोसोमल आरएनए से, और प्रोटीन से। तो ये बात कर रहा हूँ मैं। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखिएगा बच्चे, आरएनए की तीन टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान डिफरेंट लोकेशन से अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है और उस जगह पे ट्रांसफर करता है जहाँ प्रोटीन बन रही होती है। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन के साथ कंबाइन करके राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, दे आर कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज। एनीवेज नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल्स मेक 93% ऑफ ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का 93% बनाते हैं। द रिमेनिंग 7% ऑफ ड्राई मास कंप्राइजेज ऑफ विटामिन्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब परसेंटेज को अब थोड़ा देखते हैं, मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चे ड्राई मैस क्या होता है। अगर कोई सेल है उसमें से वाटर कंटेंट रिमूव कर दिया जाए तो जो रेमिनेंट बचता है दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राई मैस। प्रोटीन है वो 50% है ड्राई मैस का। मीन एक सेल है, आपने उससे वाटर वेपोरेट करवा दिया या रिमूव कर दिया तो उसका 50% क्या होगा, प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड है 18% न्यूक्लिक एसिड होगा, कार्बोहाइड्रेट है 15% होगा, लिपिड्स होंगे 10% होगा। क्लियर? ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक और डेफिनेशन बोलता हूँ, सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। मेट एक सेल के अंदर जितने भी होने वाली केमिकल एक्टिविटीज हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बच्चे एक बात याद रखिएगा, जो मेटाबॉलिज्म है ना, मैं ये कहता हूँ दीज आर द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज। सीजलेस का मतलब होता है जो ना रुकने वाली हैं, जो कंटिन्यूस हो रही होती हैं, कंटिन्यूसली ये एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं मेटाबॉलिज्म की। उसकी रीज़न है, अगर ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाए तो सेल विल डाई, और जब सेल डाई हो जाती हैं तो ज़ाहिर बात है आपकी क्या हो कहते हैं प्रॉब्लम आ जाती है। हम कहते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो अगर उनके सेल्स की डेथ होनी शुरू होगी तो ऑर्गेनिज्म विल गो टुवर्ड डिक्लाइन, और तमाम सेल्स की डेथ होगी द ऑर्गेनिज्म विल डाई। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज द एनाबॉलिज्म, अदर इज द कैटाबॉलिज्म। अब मैं इनका सिंपल सा नाम रखा हुआ है। एनाबॉलिज्म को मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव वन, और कैटाबॉलिज्म को कहता हूँ डिस्ट्रक्टिव वन। अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ क्या मतलब है। एनाबॉलिज्म जिसको मैं कंस्ट्रक्टिव वन कह रहा हूँ, मेरा मुराद क्या है, छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, लार्जर मॉलिक्यूल विल बी कंस्ट्रक्टेड, ओके। और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव वन, इसमें क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूल विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर वन, दैट इज कॉल्ड एज द कैटाबॉलिज्म। इज इट क्लियर? Okay, let's see. Anabolism is a type of metabolism in which simpler substances are combined to form complex molecules, as I had defined earlier. In this reaction, smaller molecules will combine and they will form a larger molecule. Clear? Okay, let's take the example. I simply say when the glucose and fructose combine, they form the sucrose. Glucose and fructose are both smaller molecules. They combine to form the larger molecule that is called as the sucrose. Clear? Energy is produced in these reactions. और इन reactions में क्या होती है बच्चे, एनर्जी यूटिलाइज होती है, ओके। नेक्स्ट, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर वन। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाएगा और इसमें क्या होगा, सिंपलर वन में कन्वर्ट कर दिया जाए। आप ग्लाइकोजन को ब्रेक कर दो, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर लो, दैट इज अ, you can say simplest example of the catabolism, and energy is released in these reactions। और इन रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये दोनों रिएक्शन सेल के अंदर साइड बाय साइड जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक और होता है दूसरा नहीं हो रहा होता, दोनों कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। और बच्चे यहाँ तक मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।